सभी को नमस्कार करना चाहूँगी। मैं डॉक्टर तृप्ति त्रिपाठी, फैकल्टी मेंबर स्कूल ऑफ स्टडीज़ जिवाजी यूनिवर्सिटी से कक्षा बीकॉम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट या वित्तीय प्रबंध की सेकेंड यूनिट जिसका शीर्षक है लेवरेज, आज आपको विस्तार से समझाऊंगी। इसको शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि लेवरेज का अर्थ क्या है, लेवरेज का मतलब क्या है, या लेवरेज वर्ड आया कहाँ से है। अगर हम लेवरेज को रिलेट करें तो लेवरेज वर्ड लीवर से मिलता जुलता लगता है, यानी कि लेवरेज वर्ड उत्पन्न ही लीवर से हुआ है। लीवर का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें, जब हम छोटी कक्षाओं में थे, जूनियर क्लासेस में थे, तब वहाँ पर एक साइंस में एक डायग्राम होता था। एक बड़ी सी रॉक है, उस रॉक को एक बच्चा धक्का दे रहा है, एक आदमी धक्का दे रहा है और वो पुश नहीं हो रही है, लेकिन उसके नीचे हमने एक रॉड लगाई, पुली लगाई और उसको पुश करने की कोशिश की तो वो रॉक मूव हो गई। तो यही काम जो इसकी रॉड ने किया है यहाँ पर, यही काम एक लीवर का काम होता है। ये यहाँ पर इसने लीवर की तरह वर्क किया है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं तो जैसे हम कार चलाते हैं तो कार में गियर्स होते हैं। जब हम पहले गियर पर कार चलाते हैं तो क्या होता है, गाड़ी ठीक ठाक चलती है। सेकंड गियर पर डालते हैं तो फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड गियर पर हमारी गाड़ी ज़्यादा स्मूथ चलती है। जब हम थर्ड गियर में डालते हैं गाड़ी तो और ज़्यादा स्मूथ चलती है, फोर्थ पर और स्मूथ, और फिफ्थ गियर पर बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है। तो ये जो लीवर है ये क्या करते हैं, हमारी कार को स्मूथनेस के साथ चलाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ जोड़ दें, फाइनेंस के साथ जोड़ दें, तो यहाँ पर भी लेवरेज हमारे काम को स्मूथनेस से करवाता है हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम लेवरेज को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ जोड़ें तो लेवरेज का अर्थ होता है जो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स हैं, फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स के थ्रू जितना भी पैसा हम रेज करते हैं उसके थ्रू हम अपनी अर्निंग पर शेयर फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स कितनी इंक्रीज कर सकते हैं, ये मैं अभी डिटेल में आपको समझाऊंगी। और अगर हम बात करें तो हमारे फिक्स्ड एसेट्स जो हैं इसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर किस तरीके से अपना नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेवरेज को। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है इसका अर्थ समझना। लेवरेज या उत्तोलन का अर्थ, लीवरेज शब्द अभियांत्रिकी से लिया गया है। यह लीवर की क्रिया के कारण प्राप्त यांत्रिक लाभ तथा प्रभाव उत्पादकता को बतलाता है। जिस प्रकार लीवर को ऐसी क्रिया भारी से भारी मशीनें में गति उत्पन्न कर देती है, उसी प्रकार लेवरेज में वृद्धि अथवा कमी कंपनी की लाभदायकता यानी प्रॉफिटेबिलिटी में अनुपात से अधिक वृद्धि या कमी उत्पन्न कर सकती है। लेवरेज जो है वो क्या करता है कि वो हमारा जो वर्क है उसको स्मूथनेस के साथ में, उससे जो हमारा जो बहुत ही मुश्किल से मुश्किल काम है वो हमारा काम आसान कर देता है, दैट टू विथ स्मूथनेस, बहुत आसानी से। अगर हम बात करें तो विद द हेल्प ऑफ लेवरेज, विद द हेल्प ऑफ लेवरेज हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द फर्म है, उसको बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द अर्निंग पर शेयर। जब हम अर्निंग पर शेयर को बढ़ा, हमारी कंपनी की अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी फॉर द इंडिविजुअल शेयर होल्डर, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू ऑफ द कंपनी जो है वो बढ़ेगी। लीवरेज अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता की उस सीमा को व्यक्त करता है जिसके कारण विक्रय की मात्रा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सेल्स अगर हम कहें, अथवा ऋण पूंजी यानी कि डेट कैपिटल में की गई थोड़ी सी वृद्धि अथवा कमी से कंपनी के लाभों में अनुपात से अधिक वृद्धि अथवा कमी उत्पन्न होती है। कुल लागतों के अनुपात में ऊंची स्थिर लागतों अथवा कुल पूंजी के अनुपात में उपेक्षाकृत अधिक ऋण पूंजी का व्यवसाय में उपयोग व्यवसायिक जोखिम, जिसको हम बिजनेस रिस्क भी बोल सकते हैं, अथवा वित्तीय जोखिम यानी कि फाइनेंशियल रिस्क की मात्रा में वृद्धि कर देता है, क्योंकि इसके कारण स्थिर लागतों का बोझ, दैट इज बर्डन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, अथवा स्थिर ब्याज में भुगतान का दायित्व, फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन में बढ़ोतरी होती है। किंतु एक उत्तम लाभ उपार्जित करने वाली कंपनी की दशा में ऊंचा लेवरेज विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय में वृद्धि करने का अवसर भी प्रदान करता है, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। लीवरेज एक ऐसे उपकरण के वेन समान है जो दुतरफा काट करता है, जिसको हम डबल एज्ड वेपन भी बोल सकते हैं।
या दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक और जोखिम में वृद्धि करता है, दैट इज इंक्रीजेस द रिस्क, तो दूसरी ओर विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय की दर की वृद्धि करने का अवसर भी प्रदान करता है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाता है। जितना हाई लेवरेज होगा उतना ही ज्यादा हमारे लिए रिस्क होगी और उतना ही ज्यादा हमारे लिए रिटर्न होगा। जब तक विक्रय से प्राप्त होने वाली आय का स्तर ऊंचा रहता है, ऊंचा लेवरेज स्वामी पूंजी पर अनुमात से अधिक लाभ प्रदान करने में सफल होता है, किंतु विक्रय आय में गिरावट होने पर यह स्वामी पूंजी पर लाभ के प्रतिशत में अनुपात से अधिक कमी में भी कर देता है। इसको परिभाषित प्रोफेसर एस.जी. कुश्चल और श्री इज़रा सोलोमन ने किया है। अगर हम प्रोफेसर एस.सी. कुश्चल के शब्दों में इसको परिभाषित जो उन्होंने किया है उसे देखें तो लेवरेज का अभिप्राय वित्त प्रबंधन में स्थायी पूंजी लागत की पूर्ति अथवा भुगतान करने से होता है, और श्री इज़रा सोलोमन के शब्दों में लेवरेज अंशधारियों की अंश पूंजी की प्रत्यय की दर तथा कंपनी की समस्त पूंजी की प्रत्यय की दर का अनुमान है। इस प्रकार थोड़ी सी प्रतिकूलता लाभों में अनुपात से अधिक कमी उत्पन्न कर सकती है। यह कहना उचित होगा कि ऊंचे लेवरेज के आधार पर व्यवसाय संचालन के लिए ऊंचे स्तर की दक्षता दैट इज स्किल्स आर रिक्वायर्ड, इवन कॉशन इज आल्सो रिक्वायर्ड। केवल तभी ऊंचे लेवरेज के साथ व्यवसाय का संचालन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। हम लेवरेज की एडवांटेज तभी ले सकते हैं जबकि हम हाईली स्किल्ड हों और बहुत ध्यानपूर्वक कॉशियसली अपना काम करें और इसकी एडवांटेज लें। जब हम लेवरेज की बात करें तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लेवरेज, मोस्ट कॉमनली 2 टाइप्स ऑफ लेवरेज, और उनके कॉम्बिनेशन को थर्ड वाला जो लेवरेज है वो बोलते हैं। पहला लेवरेज है ऑपरेटिंग लेवरेज, दूसरा लेवरेज है फाइनेंशियल लेवरेज, थर्ड इज कंबाइंड लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज को परिचालन लेवरेज भी कहा जाता है, फाइनेंशियल लेवरेज को वित्तीय लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज को संयुक्त लेवरेज कहा जाता है। जब हम ऑपरेटिंग लेवरेज या परिचालन लेवरेज की बात करें तो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है? जैसे कि हम किसी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी में ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, सपोज वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां पर फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो हम फिक्स्ड एसेट्स जब भी कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी एक प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, एंड प्रोडक्शन कॉस्ट इज अ मिक्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट। तो किसी भी कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट इज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी वो कितना भी प्रोड्यूस करे, कितनी भी मात्रा में प्रोडक्शन करे, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है, वो बदलती नहीं है चाहे वो कितना भी यूनिट्स का प्रोडक्शन करे। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, वेरीज होती है जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उसके साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीन मैं मेरी कंपनी है जो कि पेन प्रोड्यूस करती है, पेन बनाती है, तो इस कंपनी ने पेन प्रोड्यूस करने के लिए एक मशीन लगाई, उस मशीन की कीमत आई 10,000 रुपए। अब मैं उस मशीन से एक पेन बनाऊं तो उस एक पेन पे वो फिक्स्ड कॉस्ट की जो कि मैं 10,000 की मशीन लाई हूँ वो 10,000 की कीमत उस एक पेन पर आएगी, प्लस वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी होगी, मैं लेबर को दे रही हूँ, उसके अंदर जो स्याही डल रही है, जो भी चीजें यूज हो रही हैं उसका, वो चीजें जो यूज हो रही है उसको मिला के वो वेरिएबल कॉस्ट, तो ये मिला के 10,000 प्लस सपोज कीजिए वेरिएबल कॉस्ट है 5 रुपए, तो 10,000 5 रुपए उसकी, और प्लस उस पर मैं अपना कुछ प्रॉफिट चार्ज करूंगी, सपोज कीजिए मैंने 5 रुपए का प्रॉफिट चार्ज किया तो 10,000 10 रुपए उस पेन की कीमत आएगी। लेकिन अब इसी मशीन से मैं एक पेन बनाने की जगह 10,000 पेन बनाती हूँ, तो हर एक पेन की कीमत पर फिक्स कॉस्ट जो चार्ज की जाएगी वो कितनी की जाएगी, वो 1 रुपया की जाएगी। यानी कि 1 रुपए के हिसाब से जब मैं फिक्स कॉस्ट चार्ज करती हूँ तो 10,000 पेन बनाने पर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट पूरी की पूरी वापस आ जाएगी। तो मैंने सपोज कीजिए कि मैंने 10,000 पेन बनाए, हर एक पेन की कीमत पर फिक्स कॉस्ट का चार्ज आया 1 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट थी 5 रुपए और मेरा प्रॉफिट था 5 रुपए, तो इसकी कीमत आई मात्र 11 रुपए। अब जैसे ही मैंने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर ली, मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई, पर अभी भी वो मशीन और पेन्स बनाने के लिए केपेबल है। दैट मीन्स मैं अभी भी 1 रुपया उस पर प्राइस चार्ज कर रही हूँ अपने पेन का एज अ फिक्स्ड कॉस्ट, और मार्केट में 11 रुपए में सेल कर रही हूँ, लेकिन मैं उसकी 10,000 की कीमत पहले ही निकाल चुकी हूँ। अब जो 1 रुपया जो इसमें एडिशनल मुझे निकल कर आ रहा है फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से, दैट इज एक्चुअली वो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, वो क्या है, वो मेरा प्रॉफिट है। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने अपने जो ऑपरेटिंग मशीन्स थी
मेरी फिक्स्ड कॉस्ट वाली जो मशीन थी, फिक्स्ड एसेट्स थे, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर कर मैंने क्या किया, अपनी सेल्स बढ़ाई, सेल्स बढ़ी मेरी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम, यदि किसी फर्म की कुल लागतों की तुलना में उसकी स्थिर लागतों यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट का अनुपात ऊंचा है, तो यह कहा जाएगा कि वह ऊंचे परिचालन लीवरेज के आधार पर व्यवसाय का संचालन कर रहा है। कुल लागतों की तुलना में अपेक्षाकृत ऊंची स्थिर लागतों का उपयोग फर्म के विक्रय की मात्रा में होने वाली वृद्धि अथवा कमी के कारण उसके लाभों में अनुपात से वृद्धि अथवा कमी उत्पन्न कर देता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जब परिचालन लीवरेज ऊंचा है, अर्थात जब स्थिर लागतों का अनुमान कुल लागतों से अधिक है, तो विक्रय स्तर में थोड़ा सा अनुकूल अभाव, प्रतिकूल परिवर्तन परिचालन लाभों दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अथवा ब्याज एवं करों से पूर्व आय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में अनुपात से अधिक अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिवर्तन ला देगा। ऐसी दशा में विक्रय से प्राप्त होने वाली आय जब तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती है, ऊंचे परिचालन लीवरेज के आधार पर व्यवसाय करने वाले फर्म की स्थिति अन्य ऐसे फर्म की तुलना में अधिक उत्तम बनी रहती है जिसका परिचालन लीवरेज नीचा है। किंतु जैसे ही विक्रय से प्राप्त होने वाली आय के स्तर में कमी होती है, तो जोखिम यानी कि रिस्क अथवा एडवर्सिटी दैट इज प्रतिकूलता की मात्रा दूसरे फर्म की तुलना में पहले फर्म के लिए अनुपान से अधिक बढ़ जाती है। व्यावसायिक फर्मों के समक्ष यह विकल्प होता है कि वे ऊंचे स्थिर लागतों दैट इज हाई फिक्स्ड कॉस्ट के आधार पर अथवा ऊंची परिवर्तनशील लागतों दैट इज हाई वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर अपने व्यवसाय का संचालन करें। जहां तक प्रथम विकल्प का प्रश्न है, उसमें निहित जोखिम की मात्रा अधिक है, यद्यपि इसमें लाभदायकता की संभावनाएं भी अधिक हैं। दूसरी ओर यदि विक्रय आय में कमी होती है, जैसा कि व्यवसाय में सामान्यतः, तो प्रथम विकल्प अंतर्गत स्थिर लागतों में तत्काल कमी करना संभव नहीं होता और परिणाम स्वरूप परिचालन लाभ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में अनुपात से अधिक कमी हो जाती है। इस प्रकार प्रथम विकल्प में लाभदायकता की उत्तम संभावनाओं के साथ जोखिम की ऊंची मात्रा भी संलग्न होती है। जहां तक दूसरे विकल्प का संबंध है, उसमें जोखिम की मात्रा यद्यपि कम है, क्योंकि परिवर्तनशील लागतों को तत्काल कम किया जा सकता है अथवा वे उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ स्वयं की परिवर्तित हो जाती है, किंतु साथ में ऐसे ही विकल्प में लाभ में वृद्धि की संभावनाएं भी सीमित होती हैं। अब यहाँ पर हम परिभाषित करा है इजरा सोलोमन ने ही ऑपरेटिंग लेवरेज को, विक्रय के परिचालन के लाभ में विषम रूप में परिवर्तन की प्रवृत्ति परिचालन लीवरेज कहलाती है, जैसा कि मैंने भी आपको समझाया है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज या परिचालन लीवरेज की क्या सीमा होती है? विक्रय में एक निर्धारित परिवर्तन के कारण परिचालन लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव को परिचालन लीवरेज की सीमा के आधार पर नापा जा सकता है। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जैसे कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, DOL मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EBIT इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, या फिर हम इसको दूसरी तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है ऑपरेटिंग लेवरेज के माध्यम से कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EBIT। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू N, और यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू N माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। N क्या है? यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। EBIT is earning before interest and tax. C that is contribution. Contribution कैसे निकलता है? Sales minus variable cost. SP क्या है? Selling price. VC is variable cost per unit and FC is total fixed cost. इसका तात्पर्य यह हुआ कि परिचालन लीवरेज विक्रय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी के कारण परिचालन लाभों में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी की सीमा को नापता है। निम्नलिखित उदाहरण से के द्वारा इस विचारधारा को अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। मान लीजिए 3 कंपनियां हैं A, B एंड C।
तीनों की उत्पादन क्षमता कितनी है? 50,000 इकाइयों की, यानी वो 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। तीनों सेम है, इनके नाम है ए, बी एंड सी, और ये तीनों ही कितना प्रोडक्शन कर रही है? 50,000 यूनिट्स का। तीनों कंपनियों में विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी है? 10 रुपए पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट यानी परिवर्तनशील लागतें कितनी है? 4 रुपीज पर यूनिट। स्थिर लागतें फिक्स्ड कॉस्ट ए की है 1 लाख, बी की है 2 लाख और सी की है 2,50,000 रुपीज की। अब यह मानते हुए कि समस्त उत्पादन का विक्रय बाजार में ही होता है, तीनों कंपनियों के परिचालन यानी ऑपरेटिंग लेवरेज की हमें गणना करनी है, वो हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए देखिए, अब आप देखिए ये ए, बी और सी तीन कंपनीज ड्रॉ की हुई हैं। इसमें सेल्स, अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट तीनों की सेम है, जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है सबसे पहले कि 50,000 इकाइयां हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर आउटपुट के सामने लिख दिया है 50,000 यूनिट्स तीनों कंपनी में। उसके बाद सेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, तो हमने सेल्स लिख दी 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। पहली कंपनी में 50,000 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, इंटू 10 किया 5 लाख हो गया। 50,000 ही बी में हो रही है, इंटू 10 किया 5 लाख हो गया। 50,000 ही सी में हो रही है, इंटू 10 किया 5 लाख हो गया। अब इसमें से हमने वेरिएबल कॉस्ट ₹4 पर यूनिट पे दी हुई है जो हमें प्रश्न में, उसी हिसाब से कैलकुलेट की। हमारी यूनिट प्रोड्यूस हो रही है 50,000 और वेरिएबल कॉस्ट है ₹4 पर यूनिट, यानी 50,000 इंटू 4 जो कि 2 लाख रुपीज आ रहा है, ए में भी, बी में भी और सी में भी। अब हम कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। सेल्स हमारी कितनी दी हुई है? 5 लाख तीनों केसेस में, और हमारी वेरिएबल कॉस्ट तीनों केसेस में 2 लाख है, यानी हमारा कंट्रीब्यूशन ए कंपनी, बी कंपनी और सी कंपनी तीनों में एक जैसा आएगा, जो कि 3 लाख रुपए होगा। अब इस क्वेश्चन में जो सिर्फ एक डिसिमिलैरिटी अलग करने वाली बात दी हुई है, वो सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है तीनों कंपनीज में। पहली कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट है 1 लाख, दूसरी कंपनी यानी बी कंपनी में 1 लाख और सी में है 2,50,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट को जब हम माइनस करते हैं, ए में से लेस किया हमने, जब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर रहे हैं, यानी 3 लाख में से 1 लाख माइनस किया तो आ गया 2 लाख। यहाँ पर 3 लाख, बी कंपनी के केस में हमने 3 लाख में से 2 लाख माइनस किया तो आ गया हमारा 1 लाख, और सी कंपनी के केस में हमने 3 लाख में से 2,50,000 माइनस किया तो हमारा आ गया 50,000। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ए कंपनी का है हमारा 2 लाख, बी कंपनी का है हमारा 1 लाख और सी कंपनी का है 50,000। अब हम क्या करेंगे? ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करेंगे। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, वो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन क्या है हमारा? यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हमारा आया है यहाँ पे 3 लाख, यानी ए कंपनी के केस में हमारा 3 लाख है, 3 लाख अपॉन 2 लाख करेंगे तो हमारा आया 1.5 ए कंपनी के केस में। बी कंपनी में 3 लाख अपॉन 1 लाख किया है हमने तो 3 आया है, और सी कंपनी के केस में 6 आया है। जब हम इसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो ये 150% ए कंपनी के केस में, 300% बी कंपनी के केस में, और सी कंपनी के केस में आया है 600%। अब इससे हमें ये पता चल रहा है सॉल्यूशन को देखकर कि हमारा सी कंपनी के केस में सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज आया है, जो कि 600% है, या 6 बोले अगर हम बिना परसेंटेज के इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज हमारा 6 आया है। तो आप देखिए यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस तीनों कंपनी में सेम थी, वेरिएबल कॉस्ट तीनों कंपनीज में सेम थी, सेलिंग प्राइस तीनों कंपनीज में सेम थी। द ओनली डिफरेंस वाज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट थी वो बस अलग थी, और फिक्स कॉस्ट सबसे ज्यादा थी सी कंपनी में, यानी सी कंपनी ने फिक्स कॉस्ट का सबसे ज्यादा एडवांटेज लिया, इसलिए वहां पर लेवरेज सबसे ज्यादा निकल कर आया है, जो कि 6 है। तो इससे यह तात्पर्य है कि विक्रय मात्रा में 10% की वृद्धि या कमी के कारण ए कंपनी में 15%, बी कंपनी में 30% तथा सी कंपनी में 60% की वृद्धि या कमी परिचालन लाभों में हो जाएगी। यह पहले से ही स्पष्ट किया जा चुका है कि विक्रय आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी के कारण परिचालन लाभ में परिचालन लीवरेज की सीमा के अनुपात में वृद्धि या कमी हो जाती है। अब परिचालन लीवरेज का महत्व क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज? उच्च परिचालन लेवरेज स्तर वाली कंपनियां उन कंपनियों जिनका परिचालन लेवरेज निम्न स्तर पर होता है की अपेक्षा में व्यवसाय की में प्रगति के अवसरों का लाभ उठाने की बेहतर स्थिति में होती हैं। जिनका लेवरेज ऑपरेटिंग लेवरेज हाई है
तो वो कंपनीज एज कंपेयर टू द कंपनीज जिनका ऑपरेटिंग लेवरेज कम है उनसे ज्यादा एडवांटेज ले सकती हैं जो करंट सिचुएशंस है उनका। अनुकूल परिस्थितियों में ऊंचा परिचालन लेवरेज वाली कंपनियां अपनी स्थिति जोखिम उठाने की क्षमता के फलस्वरूप उग्र नीतियों को अपनाकर स्थिर संपत्तियों में अधिक निवेश कर बढ़े हुए ब्याज बोझ को महन करने की स्थितियों में होती हैं तथा साथ ही अपनी प्रत्याय दर की कई गुना बढ़ा चढ़ाकर रख सकती हैं। इसके विपरीत निम्न परिचालन लीवरेज वाली कंपनियां अपनी सतर्क व रूढ़िवादी नीतियों के चलते अधिक जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं होती हैं। फलस्वरूप वह व्यवसाय के नए अवसरों का लाभ उठाने से वंचित रहती हैं और उन्हें सीमित लाभ में ही संतुष्ट होना पड़ता है। परिचालन लीवरेज में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ साथ जोखिम यानी कि रिस्क में भी वृद्धि होती है। ऐसी कंपनियां जिनका विक्रय आय मांग से उतार चढ़ाव के दौर के साथ बढ़ती घटती रहती हैं को परिचालन लीवरेज एक सीमा के पश्चात बढ़ाने से पहले दोबारा सोच विचार कर करना चाहिए। यानी कि अगर हम ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा उठाना चाहते हैं तो ये हम अपने आप को रिस्क जोन डेंजर जोन में भी डाल रहे हैं। तो ऐसा करने से पहले अपनी सारी पॉलिसीज हम ध्यान से देख लें और ये देख लें कि क्या हम एक्चुअली इसका एडवांटेज ले पाएंगे। इस संदर्भ में कुछ बातें हैं जो कि निम्नलिखित निर्देश सहायक हो सकते हैं। उत्पादन अथवा विक्रय की एक विशेष मात्रा पर यदि विक्रय मूल्य अथवा परिवर्तनशील लागत का अंतर अधिक हो, चाहे परिवर्तनशील लागत में वृद्धि की वजह से अथवा विक्रय मूल्य की कमी की वजह से अथवा दोनों ही कारणों से, तो परिचालन लीवरेज की मात्रा अधिक होती है। इसके विपरीत यदि दोनों के बीच अंतर कम हो तो परिचालन लीवरेज की मात्रा दैट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज भी कम हो जाएगा। यह ध्यान रखने योग्य है कि परिचालन लीवरेज की मात्रा उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर परिवर्तित होगी यदि अन्य चर प्राचल वेरिएबल पैरामीटर्स जैसे प्रति इकाई विक्रय मूल्य, परिवर्तनशील लागत, कुल स्थिर लागत इत्यादि भी समान हो। यदि स्थिर लागत में वृद्धि होती है तो परिचालन लेवरेज में मात्रा जो है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में भी वृद्धि होगी क्योंकि कंट्रीब्यूशन समान रहता है जबकि कंट्रीब्यूशन व स्थिर लागत का अंतर कम हो जाता है। खंड सम बिंदु जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट पर परिचालन लीवरेज की सीमा की गणना नहीं की जा सकती है क्योंकि परिचालन लाभ नहीं है तथा अंशदान यानी कि कंट्रीब्यूशन स्थिर लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, जिससे डिनोमिनेटर दैट इज कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट शून्य हो जाता है। यानी कि ना तो लाभ की स्थिति होती है ना ही हानि की, नो प्रॉफिट नो लॉस। जितना उत्पादन या विक्रय की मात्रा का स्तर ब्रेक इवन पॉइंट के करीब होगा उतना ही परिचालन लीवरेज की मात्रा दैट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज अधिक होगी। इसके विपरीत जब उत्पादन की मात्रा बीईपी से दूर होने लगती है परिचालन लीवरेज की मात्रा भी कम होने लगती है। बीईपी से नीचे स्तर पर परिचालन लीवरेज की मात्रा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज होती है। प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत में कमी होने से परिचालन लीवरेज की मात्रा में भी कमी होगी क्योंकि इसमें प्रति इकाई विक्रय मूल्य तथा प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत का अंतर बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ लीवरेज की, यानी कि सेकंड टाइप ऑफ लीवरेज इज फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है? जैसे कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज के फंड्स लेते हैं। इन लॉन्ग टर्म सोर्सेज में हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हम शेयर्स के थ्रू पैसा रेज करते हैं, दैट इक्विटीज के थ्रू रेज करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू रेज करते हैं, हम लॉन्ग टर्म लोन्स लेते हैं डिबेंचर्स से, बैंक से। इस तरीके से हम पैसा बोरो करके अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा रेज करने के बाद। तो फाइनेंशियल लेवरेज कहता है कि हमें पैसा ऐसे सोर्सेज से रेज करना है जहां पर क्या हो, जहां पर जो फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज हैं, यानी कि जहां पर पहले से ही पैसे की कीमत तय है, ऐसी जगह से अगर हम पैसा रेज करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ेगा, हमारा जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका मुनाफा बढ़ेगा। उनका मुनाफा किस तरीके से बढ़ेगा ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर हम बात करें फाइनेंशियल लिवरेज की, तो फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब है कि हम अपना जैसे कि मैंने
डिबेंचर्स या लोन्स के थ्रू पैसा रेज किया, जब भी मैं डिबेंचर्स या लोन्स के थ्रू पैसा रेज करूंगी तो मुझे क्या, मेरी पहले से ही इंटरेस्ट रेट तय होती है कि क्या इंटरेस्ट रेट होगी वहां पर। मुझे पता है ये मेरी इंटरेस्ट रेट है और मुझे ये इंटरेस्ट रेट एनी हाउ चुकानी है, चाहे मुझे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ऐसा ही अगर मैं प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज करती हूँ तो क्या होगा, डिविडेंड रेट जो होती है वो पहले से तय होती है और इसके बारे में बिल्कुल मुझे पता है कि जैसे ही मुझे जो भी रिटर्न मिलेगा मुझे उसका पार्ट एज डिविडेंड जो पहले से निश्चित है, पहले से ही तय है, प्री डिसाइडेड है, आई हैव टू पे दैट अमाउंट ऑफ मनी एज डिविडेंड, उतना पैसा मुझे डिविडेंड देना है। लेकिन अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के थ्रू पैसा रेज करती हूँ, इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा रेज करती हूँ, तो इसमें क्या होगा, मेरा कोई भी डिविडेंड रेट तय नहीं है, जितना पैसा बचेगा वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। तो मैं क्या करूं, एज एन इक्विटी शेयर होल्डर, जो ओनर है कंपनी के, वो क्या करते हैं कि जहां पर भी वो श्योर होते हैं कि मुझे यहाँ से रिटर्न अच्छा मिलना है, इस जगह के इन्वेस्टमेंट से मुझे रिटर्न अच्छा मिलेगा, तो वो क्या करते हैं, वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा ना रेस करते हुए बाहर के सोर्सेस से, यानी कि डिबेंचर्स, लोन्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स जहां पर फिक्स्ड कॉस्ट होती है जिनकी पहले से प्री डिसाइडेड, ऐसी जगह से पैसा रेस करते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं और ऐसे उनको क्या फायदा होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। ऐसा करने से क्या होता है कि जब उन्होंने फिक्स कॉस्ट सोर्सेज से उन्हें फंड रेज किया और उन्हें निश्चित है इस चीज से, वो बिल्कुल श्योर है कि उनको प्रॉफिट ही होगा, तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉफिट आया, उसमें से जो कॉस्ट थी वो दे दी, उसके बाद बचा हुआ पूरा प्रॉफिट किसका हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स का हो गया। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने और इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा रेज किया, शेयर्स और इशू कर दिए और बोरोइंग्स या फिक्स कॉस्ट सोर्सेज से पैसा रेज कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे बढ़ जाएंगे तो अर्निंग पर शेयर, यानी जो पैसा अभी 10 लोगों में डिवाइड होता अब वो 15 लोगों में होगा या 20 लोगों में होगा, तो फिर हमारा अर्निंग पर शेयर रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्हें जब पता था, वो श्योर थे कि यहाँ से हमें रिटर्न मिलना है अच्छे तरीके से, तो उन्होंने ऐसी कंडीशन में जल्द से जल्द उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट से बाहर से पैसा लिया या फिर प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा लिया, फिक्स कॉस्ट सोर्सेज से लिया, उनका पैसा पे ऑफ करने के बाद उन्होंने खुद का कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, लेकिन खुद का इन्वेस्टमेंट ना करते हुए भी उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट अर्न किया। कॉस्ट को पे करने के बाद जितना पैसा बचा वो सारा किसका हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर्स का हुआ। तो यही है फाइनेंशियल लेवरेज, टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज ऑफ फंड्स। जहां पर ये चीज तय है, जहां पर पहले से प्री डिसाइडेड है कॉस्ट, ऐसी जगह से हमें पैसा रेज करना चाहिए। वित्तीय लीवरेज की अगर हम बात करें तो वित्तीय लेवरेज वस्तुतः ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का ही समानार्थी है। इन दोनों विचारों में कोई अंतर नहीं है। यह अवश्य कहा जा सकता है कि वित्तीय लेवरेज का सिद्धांत ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के सिद्धांत की ही एक परिष्कृत व्याख्या है, जिसका प्रस्तुतिकरण कुछ अधिक स्पष्टता एवं युक्तिपूर्ण रीति से किया गया है। दोनों विचारों का उद्देश्य समान है, अर्थात दोनों के माध्यम से पूंजी में लेवरेज का स्वामी पूंजी दैट इज ओनर्स कैपिटल की लाभदायकता पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है और इस प्रकार यह पूंजी ढांचे के स्वरूप के बारे में उचित निर्णय लेने में सहायक होता है। वित्तीय लेवरेज का सिद्धांत पूंजी ढांचे में स्थिर दायित्व उत्पन्न करने वाले पूंजी साधनों के उपयोग के कारण कंपनी के लाभों में पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना करना है। वित्तीय लीवरेज की सीमा को उस अनुपात के द्वारा नापा जा सकता है जो एक और ईबीआईटी दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और दूसरी ओर पीबीटी जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में होता है। इसके लिए इसको कैलकुलेट, फाइनेंशियल लेवरेज को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला है जो कि ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोल सकते हैं। जहां पर एफएल मतलब फाइनेंशियल लेवरेज, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आईएनटी स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट एंड पीबीटी का मतलब है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पूंजी ढांचे में ऊंचा वित्तीय लीवरेज परिचालन लाभ पर ब्याज के भारी प्रभार को उत्पन्न करता है, जिसे तब तक भली प्रकार पूरा किया जा सकता है जब तक फर्म की आय उच्च स्तर पर बनी रहती है। जैसे ही विक्रय आय में कमी होती है, ऊंचा वित्तीय लेवरेज फर्म के समकक्ष वित्तीय संकट उपस्थित कर देता है, क्योंकि ऐसी दशा में ब्याज के भारी बोझ को वहन करना घटती हुई आय के लिए कठिन हो जाता है। फलस्वरूप कर सहित लाभों दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कमी हो जाती है। ऊंचे वित्तीय लेवरेज के कारण पर्याप्त आय वाले वर्षों में लाभ में अनुपात से अधिक वृद्धि तथा कम आय वाले वर्षों में लाभ के अनुपात से अधिक कमी हो जाती है। इस प्रकार वित्तीय लेवरेज में भी एक और यदि लाभ को बढ़ा चढ़ा दैट इज मैग्नीफाई किया जाता है, तो दूसरी ओर हानि को भी बढ़ा चढ़ा दिया जाता है।
डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज की बात करें तो परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पॉजिटिव और नेगेटिव एंड न्यूट्रल फाइनेंशियल लेवरेज होता है यदि विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की दर ऋण पूंजी पर ब्याज की दर से अधिक है तो वित्तीय लेवरेज धनात्मक व लाभदायक है। इस स्थिति में पूंजी ढांचे में ऋण पूंजी की वृद्धि इक्विटी पूंजी अथवा स्वामी पूंजी ओनर्स कैपिटल में लाभ की दर में वृद्धि करेगी। यदि ROI ऋण पूंजी पर ब्याज की दर से कम है तो वित्तीय लेवरेज ऋणात्मक तथा हानिकारक है। इस स्थिति में फर्म द्वारा ऋण पूंजी में वृद्धि इक्विटी पूंजी अथवा स्वामी पूंजी में लाभ की दर को कम कर देगी। यदि ROI दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ब्याज दर के बराबर है तो फाइनेंशियल लेवरेज न्यूट्रल अथवा इनडिफरेंट है। इसका अर्थ है कि एक विशेष अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स स्तर पर प्रति अंश आय दैट इज अर्निंग पर शेयर विभिन्न ऋण इक्विटी मिश्रण के लिए समान होगी। इसे निरपेक्ष बिंदु इंडिफरेंस पॉइंट के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः वह बिंदु है जब वित्त प्रबंधन को पूंजी ढांचे में ऋण की वृद्धि से बचना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से स्वामी पूंजी की लाभ की दर घटेगी जिसका प्रभाव अंशों के बाजार में मूल्य पर भी पड़ेगा। जब हम बात करें तीसरा टाइप ऑफ लेवरेज जो कि कंबाइंड लेवरेज है तो ये क्या होता है, ये एग्जैक्टली एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज। जब हम इन दोनों के मिक्स की बात करते हैं तो उसे कंबाइंड लेवरेज बोला जाता है। ऊंचा परिचालन लेवरेज व्यवसायिक जोखिम यानी कि बिजनेस रिस्क का परिचायक है क्योंकि इससे फर्म की विनियोजित पूंजी पर लाभ की दर में विक्रय आय में होने वाली वृद्धि या कमी की तुलना में अनुपात से अधिक वृद्धि या कमी होती है। ऊंचा वित्तीय लेवरेज यानी कि फाइनेंशियल रिस्क भी ऊंची का परिचायक है क्योंकि इसके कारण कर सहित लाभों में अनुपात से अधिक वृद्धि या कमी हो जाती है। यदि दोनों ही प्रकार के लेवरेज ऊंचे हों तो संयुक्त प्रभाव बहुत अधिक बढ़ चढ़कर यानी कि मैग्नीफाई होकर दिखेगा। अगर ऑपरेटिंग लेवरेज भी हाई है और हमारा फाइनेंशियल लेवरेज भी हाई है तो संयुक्त यानी कि कंबाइंड लेवरेज भी हाई होगा। कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला है S माइनस वी सी अपॉन S माइनस वी सी माइनस एफ सी। एस यानी सेल्स, VC वेरिएबल कॉस्ट, FC फिक्स्ड कॉस्ट और INT इंटरेस्ट। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो हमारे पास C यानी कि कंट्रीब्यूशन बचता है। S माइनस वी सी माइनस एफ सी इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड S माइनस वी सी माइनस एफ सी एंड माइनस इंटरेस्ट। जब हम सब कुछ लेस कर देते हैं तो ये हमारा PBT यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाता है। अब हमारा आ गया है DCL दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन अपॉन PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये मैंने आपको टर्म्स बताई दिए हैं। DCL मतलब डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, S मीन्स sales, VC variable cost, FC fixed cost, INT is interest, C is contribution, EBIT earning before interest and tax, PBT profit before tax। वैकल्पिक रूप में संयुक्त लेवरेज की गणना परिचालन लेवरेज तथा वित्तीय लेवरेज की गुणा करके ज्ञात की जा सकती है। जैसे कि अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें हमारे पास ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेटेड है, फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेटेड, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो होगा डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। इम्पैक्ट ऑफ कंबाइंड लेवरेज, अनसर्टेनिटी या रिस्क की सीमा का विश्लेषण प्रायः ऑपरेटिंग लेवरेज तथा फाइनेंशियल लेवरेज के सम्मिलित प्रभाव यानी कि कंबाइंड इफेक्ट के आधार पर कैलकुलेट किया जा सकता है। मान लीजिए कि यदि किसी कंपनी का परिचालन लेवरेज यानी कि ऑपरेटिंग लेवरेज 4 है और उसका वित्तीय लेवरेज भी 4 है यानी कि फाइनेंशियल लेवरेज भी 4 है तो उसका संयुक्त लेवरेज 16 आएगा। मतलब 4 ऑपरेटिंग लेवरेज 4 फाइनेंशियल लेवरेज तो 4 into 4 is 16 will be the combined leverage। उसकी अनुकूलता प्रतिकूलता की सीमा 16 गुना अर्थात 1600% रहेगी। इसका आशय यह हुआ कि ऐसी कंपनी की स्थिति अत्यंत ही जोखिम पूर्ण होगी। ऐसी कंपनी में विक्रय और परिचालन लाभ में एक निश्चित मात्रा में वृद्धि उसके कर सहित लाभों दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 16 गुना वृद्धि कर देगी। यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आएगा उसमें 16 गुना वृद्धि होगी, उसका लाभ जो है 16% बढ़ जाएगा। लेकिन जो जरूरी बात है वो ये है कि दूसरी ओर उसमें एक निश्चित मात्रा में कमी उसके कर सहित लाभों दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 16 गुना कमी कर देगी। यदि किसी कंपनी में परिचालन लीवरेज एवं वित्तीय लीवरेज दोनों ही कम है तो उसके जोखिम की सीमा भी बहुत कम हो जाएगी। ऐसी कंपनी विनियोग के उत्तम अवसरों का लाभ उठाने से वंचित रह जाएगी क्योंकि विकास विस्तार तथा
विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी समय पर आवश्यक कोषों की व्यवस्था करना उसके लिए कठिन हो जाएगा। यदि ऊंचा यानी कि हाई ऑपरेटिंग लेवरेज है किंतु जो उनका फाइनेंशियल लेवरेज है वो लो है, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज इज हाई बट फाइनेंशियल लेवरेज इज लो, तो प्रथम की प्रतिकूलता को द्वितीय की अनुकूलता कुछ सीमा तक कम करने में सहायक होगी। सर्वोत्तम स्थिति उस समय होगी जब किसी कंपनी का परिचालन लीवरेज कम किंतु उसका वित्तीय लीवरेज हाई होगा, क्योंकि इसमें प्रथम की सुरक्षा परिधि के कारण कंपनी ऊंचे ऋण पूंजी अनुपात यानी हाई डेट इक्विटी रेशियो पर व्यवसाय का संचालन करते हुए अधिकतम लाभों का उपार्जन कर सकने में सफल होगी। अतः प्रबंधकों के लिए यह भी आवश्यक है कि दोनों प्रकार के लीवरेजों का पारस्परिक अनुपात किस प्रकार का है। अगर हम एक कंबाइंड इन सबका इफेक्ट देखें तो किस तरीके से संयुक्त लीवरेज का प्रभाव होता है वो हम इससे समझ सकते हैं। अगर हमारा परिचालन यानी कि ऑपरेटिंग लेवरेज हाई है और फाइनेंशियल लेवरेज भी हाई है तो जोखिम यानी रिस्क व अनिश्चितता की सीमा भी अधिक होगी। उत्तम वर्षों में लाभांश में अधिकता बाजार मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि करेगी, परंतु प्रतिकूल वर्षों में लाभ में भारी कमी बाजार मूल्य में तीव्र गति से ह्रास यानी कि नुकसान भी करेगी। अतः ऐसी कंपनियां जिनकी आय अक्सर बढ़ती घटती रहती है के लिए इस प्रकार के संयोजन से बचना ही व्यवसाय का व वित्त की दृष्टि से दूरदर्शितापूर्ण होगा। लेकिन ऐसी कंपनीज जिनका ऑपरेटिंग लेवरेज हाई है लेकिन फाइनेंशियल लेवरेज लो है, यह इस बात की परिचालक है कि उत्पादन के क्षेत्र में कंपनी की नीति आक्रामक है परंतु वित्त के क्षेत्र में सतर्कता की नीति का अनुकरण किया जा रहा है। फिर भी नीचा वित्तीय लीवरेज प्रतिकूल वर्षों में ऊंचे परिचालन लीवरेज के प्रतिकूल प्रभाव को निरस्त करने में सहायक होता है। अगर हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, लो है और फाइनेंशियल लेवरेज हाई है, तो ऐसे में यह संयोजन एक बोल्ड वित्तीय नीति को दर्शाता है। ऊंचा ऋण इक्विटी अनुपात ऊंचे फाइनेंशियल लेवरेज का जोखिम नीचे ऑपरेटिंग लेवरेज को संतुलित रहता है। यह प्रबंधन के लिए, विस्तारीकरण के लिए व विविधीकरण के लिए द्वारा आक्रामक उत्पादन नीति को संभव बनाता है जिससे उत्तम अवसरों का लाभ उठाते हुए अधिकतम लाभ का अर्जन कर सके। अगर हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज लो है और हमारा फाइनेंशियल लेवरेज भी लो है तो ऐसी कंडीशन में यह उत्पादन व वित्त दोनों ही क्षेत्र में एक सतर्क व रूढ़िवादी नीति का परिचालक है। कम मात्रा में स्थिर संपत्ति, लो फिक्स्ड एसेट्स तथा ऋण मिश्रण, वो क्या है, लो डेट मिक्स वाली नीति स्वामियों के लिए समर्पित के मूल्य में अधिकतम वृद्धि के प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होती है। दोनों ही मोर्चों पर सतर्कता की नीति की सीमित लाभ से आशा है की जा सकती है। इस प्रकार का संयोजन व्यवसाय के उत्तम अवसरों का लाभ उठाने से वंचित रहता है। यानी कि हमें ऐसा वो देखना है कि हमारा दोनों लेवरेज ऐसी कंडीशन में हो जो कि हमारे एनवायरमेंट, जो हमारा बिजनेस एनवायरमेंट है उसका पूरा एडवांटेज ले सकता हो। यानी कि फाइनेंशियल लेवरेज में हमें क्या ध्यान देना है, हमें फाइनेंशियल लेवरेज में फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स जो है जहां से हम पैसा रेज करते हैं उसका मैक्सिमम एडवांटेज लेते हुए हमें इन्वेस्टमेंट करना है, हमें अपना ऑपरेशंस करने हैं, अपना बिजनेस चलाना है जिससे कि हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनका अर्निंग पर शेयर बढ़ सके। अगर हम ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज ऐसा होना चाहिए जिसमें हम फिक्स्ड एसेट्स का मैक्सिमम यूज कर हम क्या करें, हम अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा सकें। और अगर हम इन दोनों को अच्छा रखते हैं और हमारे दोनों ही लेवरेजेस हाई आते हैं तो यानी कि हम किस कंडीशन में आ जाते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न, यानी कि हमें मुनाफा ज्यादा हो सकता है लेकिन हमारा रिस्क भी ज्यादा होता है। जब हम इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर वो हमारा कंबाइंड लेवरेज हो जाता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रबंधन को ऊंचे ऑपरेटिंग लेवरेज व ऊंचे फाइनेंशियल लेवरेज के संयोजन से जहां तक हो सके बचना चाहिए। फिर भी प्रत्येक स्थिति में योग्यता के आधार पर ही निर्णय लिया जाना चाहिए कि दोनों लीवरेज का किस मात्रा में संयोजन श्रेष्ठ परिणाम देगा। इसी के साथ मैं अपना ये लेवरेज का लेक्चर समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि ये मैं समझाने में समर्थ हो पाई हूँ। सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच।